संगम काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग देख चुके थे कि संगम काल जो है उसमें मुख्य रूप से 3 राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य, और पांड्यों के संरक्षण में हुआ था। लेकिन अगर साहित्य में सबसे ज़्यादा चर्चा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लिखा गया है वो चेरों के बारे में लिखा गया है। तो देख लेते हैं। चेर राज्य दक्षिण पश्चिम में था। ये संगम साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वंश अगर कोई है, सबसे प्राचीन वंश था वो कौन था? चेर वंश। और सबसे ज़्यादा उल्लेख भी इसका ही हुआ है। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष। चेर जो थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। और इनकी राजधानी थी वांजी, ये कुरूर, एवं दूसरी राजधानी इनकी जो थी वो थी तोंडी। तो 2 राजधानी हो गई चेरों की, कौन कौन सी? वांजी और दूसरी तोंडी। चेर राज्य लोकेशन देखेंगे आप तो कहाँ है? केरला में है, यहाँ पे मिलेगा आपको दक्षिण पश्चिम में। तीसरे संगम के समय एत्तुतोग्गे, एत्तुतोग्गे हमने बात की थी, क्या थे? 8 गीतों के संग्रह थे। इसका जो चौथा संग्रह है कौन सा? पदित्रपत्तु, पदितपत्तु हम इसको पढ़ रहे थे, पदितपत्तु। पदितपत्तु में क्या है? 10 कविताओं का संग्रह है। इसमें 8 कविताएं जो है चेरों के बारे में है। तो अगर बात की जाएगी चेरों के बारे में 10 में से 8 कविताएं कौन से ग्रंथ में है? तो एत्तुतोग्गे के पेदितपत्तु में है। ठीक है। और अगर बात करें डॉक्टर एम.एस. अयंगर, तो इन्होंने पदित्रुपत्तु को तमिल व्याकरण या रीति रिवाजों का कोष कहा है। तमिल व्याकरण या रीति रिवाजों का कोष कौन सा है? तो पदितपत्तु है। ठीक है। चेर राज्य का जो सबसे पहला शासक था वो था उदयन जेरल। कौन थे? उदयन जेरल। उदयन जेरल, उसने महाभारत में जो जिन वीरों ने भाग लिया था उन्हें भोजन करवाया था। किसने? उदयन जेरल ने। और एक पाकशाला का निर्माण भी करवाया था। तो उदयन जेरल का नाम आते ही आपके दिमाग में रसोई वाला मामला चलना चाहिए। ठीक है। क्या किया था? एक तो पाकशाला बनवाई थी और महाभारत के जो वीर थे उनको भोजन भी करवाया था। किसने? उदयन जेरल ने। तो ध्यान रखना है। इसे वन वाराम वन और पेरुंजोरम उदयन भी कहा जाता है। वन वाराम वन और पेरुंजोरम उदयन। एक तो गया पेरुंजोरम उदयन और एक हो गया वन बारामन। ये 2 नाम और थे इसके। किसके? उदयन जेरल के। देखिए साउथ के नाम हैं तो थोड़े डिफिकल्ट तो होंगे लेकिन याद करना पड़ेगा। तो उदयन जेरल के नाम थे वनवारामन और पेरुंजोरम उदयन। ठीक है। और पहला शासक था कौन? उदयन जेरल। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि चेर राज्य का संगम काल में पहला शासक कौन था? तो उदयन जेरल था। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग नेदुन जेरल आदन। नेदुन जेरल आदन पहला हमने पढ़ा कौन? उदयन। उदयन जेरल। जेरल इनके बाद में लगा हुआ है, ध्यान रखना है। सरनेम है जेरल एक तरीके से इन राजाओं के। तो पहला तो हमने देखा उदयन, दूसरा है नेदुन। नेदुन नेदुन क्या था? इसने 7 राजाओं को पराजित किया था। 7 राजाओं को पराजित करने वाले राजा का नाम क्या था? नेदुन। जेरल पीछे लगाना है। तो इसने 7 राजाओं को पराजित किया और अधिराज की उपाधि धारण की। और ये काफ़ी महान शासक थे। इन्होंने क्या किया? समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर हिमालय तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। साउथ का था। तो देखो नेदुन जेरल कितना महान शासक था कि इसने, चेर कहाँ थे हम देख रहे हैं ना, केरला के आसपास है। तो वहाँ से लेकर के हिमालय तक अपनी पताका लहरा दी थी। किसने? नेदुन जेरल ने। और 7 राजाओं को पराजित करके अधिराज की उपाधि धारण की थी। तो नेदुन जेरल को ध्यान में रखना है। और इन्होंने क्या किया? इसने क्या किया? हिमालय पर चेर राज्य का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था? धनुष। तो धनुष अंकित किया वहाँ पे। और उपाधि कौन कौन सी धारण की? एक तो हम पढ़ चुके हैं अधिराज की, और दूसरी इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी इमयवरम्बन। इमयवरम्मन। इमयवरम्मन इनकी दूसरी उपाधि कौन सी थी? इमयवरम्मन, जिसका अर्थ है हिमालय तक सीमा फैलाने वाला। इमयवरम्मन। तो इमयवरम्मन ये किसकी उपाधि थी? नेदून की। नेदून जेरल की। जेरल आपको सरनेम लगाना है। इमयवरम्मन, 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 ध्यान रखना। नेदुन जेरल ने मरंदे को
अपनी राजधानी बनाया, इसने राजधानी भी चेंज की। उदयन के समय में कौन कौन सी राजधानी थी? 2 राजधानी थी। कौन कौन सी थी? एक तो वांजी हमने देखी थी, फिर हमने तोंडी देखी थी, वांजी और तोंडी। अब तीसरी राजधानी नेदुंजेरल ने क्या बनाया? मरंदे को बनाया, मरंदे को राजधानी बनाया। और यवन व्यापारियों को कैद कर लिया था। यवन के व्यापारी थे, उनसे चेरों का व्यापार होता था। ध्यान रखना, यवन व्यापारी इस टाइम पे काफ़ी एक्टिव रहे हैं और हमने यवनों के साथ काफ़ी संघर्ष भी हमें देखने को मिलेंगे। तो जो यवन व्यापारी थे उनको कैद कर लिया था किसने? नेदुंजेरल ने। आगे देखते हैं, नेदुंजेरल के बाद हुआ था पेरुंजेरल। नेदुन के बाद हुआ पेरुन। तो पेरुंजेरल इरमपोरई, पेरुंजेरल इरमपोरई। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया? इसने सोमेल जिले में तगडूर के शासक को परास्त किया। तगडूर के शासक, धर्मपुर के शासक को परास्त किया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको नेदुंजेरल के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेदुंजेरल काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था। एक तो उसके बारे में ध्यान रखना है, उदयन के बारे में, उदयनजेरल के बारे में, क्योंकि पहला शासक था इसलिए। और क्या क्या किया था उसने? 2 चीज़ें हम देख चुके हैं, एक तो पाकशाला का निर्माण करवाया था, दूसरा महाभारत के वीरों को इसने क्या किया था? भोजन करवाया था। उदयन के बाद में बनते हैं नेदुंजेरल। नेदुंजेरल के बारे में हमने देखा, ये काफ़ी महान शासक थे, हिमालय तक अपनी पताका लहराई थी। इन्होंने राजधानी भी अपनी चेंज की थी, मरंदे को राजधानी बना दिया था, यवनों को कैद कर लिया था। तो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण शासक हो जाता है नेदुंजेरल। इसके बाद में पेरुंजेरल बने थे। तो पेरुंजेरल ने एक ये सामेल जिले में तगडूर के शासक को परास्त किया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, तगडूर या धर्मपुर के शासक को पराजित किया था। और कुट्टवन, इसके बाद में था कुट्टवन। कुट्टवन को क्या कहा जाता था? हाथियों का स्वामी कहा जाता था। और यह सेनगुट्टवन से पहले शासक बना था। सेनगुट्टवन जब शासक बना था उसके पहले बने थे कुट्टवन। सेनगुट्टवन के बारे में हम बात कर चुके हैं। सेनगुट्टवन का भाई था जैन, और जैन ने कौन सी लिखी थी? शिल्पाधिकारम महाकाव्य लिखा था। और ये हो गया कुट्टवन। सेनगुट्टवन से पहले बना था कुट्टवन। कुट्टवन को क्या कहता था? हाथियों का स्वामी। हाथियों का स्वामी किससे राजा को कहा जाता था? कुट्टवन को। अब हम बात करते हैं सेनगुट्टवन। तो सेनगुट्टवन के बारे में देखिए आप, सेनगुट्टवन, इसे लालचेर या भलाचेर कहते थे, लालचेर या भलाचेर। और सबसे महान शासक इसको बोला जाता है। एमिय वर्मन का पुत्र था, या एमिय वर्मन का पुत्र था, एमिय वर्मन का पुत्र था। एमिय वर्मन की उपाधि भी धारण करी थी। किसने की थी? नेदुंजेरल ने। एमिय वर्मन की उपाधि धारण की, एमिय वर्मन की उपाधि नेदुंजेरल ने की थी। और एमिय वर्मन का पुत्र था सेनगुट्टवन। और कब बना था? 190 ईस्वी के आसपास। संगमकालीन कवि पर्णर सेनगुट्टवन का यशोगान किया है। उसके पास जहाजी बेड़ा भी था। तो जहाजी बेड़ा किसके पास था? सेनगुट्टवन के पास में। कवि थे पर्णर। सेनगुट्टवन ने उत्तर में चढ़ाई कर गंगा नदी को पार कर लिया था। गंगा नदी को पार कर लिया था इसने। और शिल्पाधिकारम हमने बात की है अभी कि सेनगुट्टवन का भाई था कौन? जैन था, तो उसने ये लिखी थी। तो शिल्पाधिकारम के अनुसार सेनगुट्टवन ने कौमार्य, सतीत्व की देवी, कौमार्य या सतीत्व की देवी की पूजा पत्नी पूजा या कर्ण की पूजा के रूप में प्रारंभ कराई। कौमार्य की जो पूजा है उसको पत्नी पूजा के नाम से सेनगुट्टवन ने शुरू करवाई थी। और इसमें उसे श्रीलंका के एक शासक थे गजबाहु प्रथम, उसका भी सहयोग मिला था। गजबाहु एक तमिल कवि इलम्बोदियार के साथ सेनगुट्टवन के दरबार में आया था। गजबाहु तमिल कवि था एक, इलम्बोदियार। इसके साथ में तो अगर क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका का कौन सा शासक था, तो गजबाहु प्रथम था। तो किसके शासनकाल में ये आया था? तो आपको ध्यान रखना है, सेनगुट्टवन के दरबार में आया था ये गजबाहु प्रथम। अगर हम बात करते हैं अंतिम चेर शासक की, तो ये था सेय्य। अंतिम चेर शासक का नाम था सेय्य। और सेय्य को किसने प्राप्त किया? नेडुंजेलियन एक पांडे शासक थे, उसने इसको पराजित कर दिया था अंतिम चेर शासक को, सेय्य को। नेडुंजेलियन ने सेय्य को पराजित कर दिया था। ध्यान रखना, नेडुंजेलियन ने किसको पराजित कर दिया था? सेय्य को। सेय्य को किसने पराजित किया था? नेडुंजेलियन ने। अंतिम चेर शासक कौन? सेय्य। प्रथम चेर शासक कौन? उदयन।
सबसे महान चेर शासक कौन? सेनगुटवन। और तो क्या ही है, आपको पता ही है। जहाजी बेड़ा कौन रखता था? तो सेनगुटवन रखता था। परनर कवि किसके शासनकाल में था? तो सेनगुटवन के टाइम पे था। अब देखिए, अब आदिग ईमान नामक चेर शासक ने दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ की। गन्ना चूस कौन था? गन्ने की खेती किसने स्टार्ट करी? आदिग ईमान। आदिग ईमान ने गन्ने की खेती शुरू की थी। आदिग ईमान इसने क्या किया था? दक्षिण में गन्ने की खेती शुरू की थी आदिग ईमान ने। ये चेर शासक ही थे। अब चेर राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, उन पे बात कर लेते हैं हम। देखिए, एक तो तोंडी। तोंडी तो चेरों की राजधानी भी थी और बंदरगाह भी था। तोंडी। एक आप नौरा फतेही को देख लीजिए, नौरा, केन्ननौर भी बोलते थे इसको, केन्ननौर या नौरा। सॉरी, मैं कुछ नाम ऐसे ले देता हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कनेक्ट करने में आसानी रहे। तो चेर में तोंडी हो गया, नौरा फतेही, नौरा हो गया, एक बंदर हो गया, एक वांजी। तो देखिए, दोनों राजधानी बंदरगाह थी इनकी। वांजी हमने देखा चेरों की राजधानी थी, तोंडी हमने देखा इनकी राजधानी थी। तो वांजी और तोंडी दोनों चेरों की राजधानी। एक मुजरिस या मुसीरी, ये भी ध्यान रखना है, मुजरिस बोलते थे मुसीरी को। तो तोंडी, वांजी हो गया, करूर, वांजी का ही नाम था करूर, नौरा हो गया कन्नौर, मुसीरी, मुजरिस, और बंदर हो गया करोरा हो गया, करोरा। तो कौन कौन से बंदरगाह हो गया? मुसीरी, तोंडी, नौरा, बंदर, करोरा, करूर। करोरा और करूर दोनों है, करोरा और करूर ध्यान रखना, करोरा और करूर। करूर वांजी में था, मुसीरी मुजरिस में। ठीक है, तो ये सब कहाँ थे? पश्चिम में थे। चेर राज्य के प्रमुख बंदरगाह कितने बंदरगाह हो गए? 6 हो गए। एक दो तो राजधानियों में हो गए, एक तो तोंडी हो गया, एक वांजी में हो गया। वांजी में कौन सा? करूर। और एक करोरा हो गया, एक बंदर हो गया, एक मुसीरी हो गया, और एक अपना नौरा फतेही हो गया। नौरा का है ना, कन्नूर में है। ठीक है, बंदर जो था ये सबसे महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट था ये बंदर। और वेट्टेलुत्तु चेरो की एक लिपि थी। वट्टेलुत्तु, 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 वट्टे, वट्टेलुत्तु क्या थी? चेरो की एक लिपि थी, वट्टेलुत्तु। वट्टेलुत्तु एक लिपि थी, ध्यान रखना। वट्टेलुत्तु, मैं बोलूँ वट्टेलुत्तु, वट्टेलुत्तु, वट्टेलुत्तु क्या थी? एक लिपि थी। बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि याद हो जाता है ऐसे बोलने से। आदिग ईमान कौन थे? आदिग ईमान साउथ में गन्ने की खेती शुरू करने वाले चेर शासक थे। चेर राज्य के 6 बंदरगाहों के नाम ध्यान रहेगा। 2 तो राजधानियों में थे, एक तो तोंडी हो गया, एक वांजी हो गया। वांजी में क्या था? वांजी में था करूर। और एक बंदर हो गया, एक मुसीरी हो गया मुजरिस में, और नोरा हो गया, नोरा फतेही कन्नौर में, और करोरा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चेर राज्य के बंदरगाहों की हमने बात कर ली है। तो चेर राजवंश हमारा समाप्त हो गया है। अब हम देखते हैं चोल राजवंश के बारे में। तो चोल राजवंश का क्षेत्र देखा आपने उत्तर पूर्व में। तो चोल राजवंश कहाँ हो गया? उत्तर पूर्व में। चोल राजवंश कहाँ हो गया? उत्तर पूर्व में, लगभग ये वाला एरिया। ठीक है, आगे देखते हैं। चोल राज्य जो है तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लारू। तो ये तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित है। पेन्नार और वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित है। और चोलों का राज्य चिन्ह हो गया बाघ, है ना? क्या हो गया? बाघ। और ये बाघ का चित्र भी आप बना लेना, जैसे भी बने, नहीं कोई वो नहीं है, बाघ था, बस ये ध्यान रखना। बाघ की गर्दन में वो होते हैं ना, बना देते हैं हम अभी बाघ। तो बाघ, उनका कौन था? धनुष था चेरों का, तो इनका बाघ हो गया है, इनका ये धनुष नहीं है, तो धनुष को हटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला। चोलों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मनलूर, उत्तरी मनलूर। प्रारंभिक राजधानी थी उत्तरी मनलूर। बाद में इन्होंने बनाई उरेयूर को, फिर बनाया तंजौर को, तंजावुर। चोलों की राजधानी बनी। तो कौन कौन सी? उत्तरी मनलूर, उत्तरी मनलूर, फिर उरेयूर, फिर तंजौर।
ठीक है। तंजौर तो आपको पता ही है, तंजौर तो काफ़ी फेमस थी। फिर यहाँ पे राजा राजेश्वर, राजेंद्र चोल, उनकी हम बात करते हैं तो तंजौर काफ़ी फेमस रहा था। उरेयूर देखिए कपास की खेती के लिए व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था उरेयूर। कपास की खेती मतलब सूती वस्त्र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह थी ये। अगला हम बात करते हैं एलारा। एलारा नाम का एक चोल शासक था एलारा। एलारा नाम का एक चोल राजा था, ठीक है। एलारा नाम के चोल राजा ने क्या किया, ईसा पूर्व 2री शताब्दी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर वहां 50 वर्षों तक शासन किया। श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया था एलारा नामक चोल शासक ने। एलारा चोल ने श्रीलंका में 50 वर्षों तक शासन किया था, ये ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं करिकाल की। करिकाल एक राजा था, तो करिकाल का मतलब होता है झुलसे पैरों वाला या शत्रु दल के हाथियों का विनाश करने वाला। झुलसे पैरों वाला या शत्रु दल के हाथियों का विनाश करने वाला। करिकाल काफ़ी महत्वपूर्ण राजा थे और ये भी लगभग 190 ईस्वी के आसपास थे। और करिकाल के पिता थे इलनजेत चीनी। इलनजेत चीनी, इसको चेरों ने मार दिया था। करिकाल के पापा को मार दिया था इलनजेत चीनी। फादर थे किसके, करिकाल के। तो करिकाल के फादर थे इलनजेत चेनी। इलनजेत चेली करिकाल के पिताजी थे। इलनजेत चेली कौन थे, करिकाल के पापा कौन थे, इलनजेत चेनी। इलनजेत चेनी, इसको किसने मार दिया था, करिकाल के पिता इलनजेत चेनी को चेरों ने मार दिया था। तो इलनजेत चेनी क्या था, चोल वंश का फर्स्ट शासक था, चोल वंश का पहला शासक था जिसने उरेयूर को राजधानी बनाया। उरेयूर को राजधानी किसने बनाया, इलनजेत चेनी ने। उरेयूर के पहले राजधानी कौन सी थी, हम अभी पढ़ चुके हैं उसको। मैं से नाम स्टार्ट हो रहा था, आपको याद है, बताइए। मनलूर, मनलूर थी। उरेयूर से पहले मनलूर थी, फिर तंजौर को बनाया था, ठीक है। तो उरेयूर को किसने बनाई थी, इलनजेत चीनी ने। इलनजेत चीनी ने किसको राजधानी बनाया, उरेयूर को। इलनजेत चीनी को किसने मार दिया था, चेरों ने। कब मारा था, 150 ईस्वी पूर्व के आसपास, ठीक है। करिकाल को उसके शासन के प्रारंभिक काल में हटा दिया गया था। और पट्टिनपाल्ले में करिकाल की सफलताओं का वर्णन है। कौन से ग्रंथ में है, पट्टिनपाल्ले में, पट्टिनपाल्ले में। और पत्तू पातू नामक कविता, पत्तू पातू कौन होती थी, 10 गीतों का संग्रह होती थी, आपने पढ़ा होगा, जो कावेरी पत्तनम पर लिखी गई है। में करिकाल द्वारा कैद से भागने और बलपूर्वक राज सिंहासन व कावेरी पत्तनम पर अधिकार का वर्णन है। तो क्या बात समझ में आई कि जो करिकाल थे, इनके पापा को चेरों ने क्या कर दिया था, मार दिया था। क्या नाम था, इलनजेत चीनी। और बाद में हमने क्या देखा कि करिकाल को भी शुरू में हटा दिया था गद्दी से, और कैद कर लिया था, लेकिन बाद में कैद से भाग गए और राजा बने। इन्होंने कावेरी पत्तनम पे बलपूर्वक अधिकार कर लिया था। अब देखते हैं, करिकाल ने पुहार क्या था, एक बंदरगाह भी है। पुहार आधुनिक कावेरी पत्तनम की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे एक बांध भी बनाया इसने। और पुहार कावेरी की सहायक नदी वेगई पर स्थित है। वेगई पर स्थित है पुहार। वेगई कौन है, कावेरी की सहायक है। और तंजौर के निकट एक युद्ध हुआ, बेणी का युद्ध। बेणी के युद्ध में क्या किया उसने, चेर और पांड्य राज्यों के 11 राजाओं के समूह को पराजित किया। चेर और पांड्य मिल गए थे, उन्होंने लड़ाई की थी। कितने, 11 राजाओं का यह समूह था, उसको इसने पराजित कर दिया। और इनमें भी प्रमुख राजा कौन था, बेलिर नाम से एक प्रमुख राजा था, बेलिर। तो बेलिर राजा प्रमुख था और इनका एक संघ था 11 राजाओं का, जिसमें बेणी का युद्ध हो गया। बेणी के युद्ध के बाद में हम लोग बात करते हैं वाहे परंदलई का युद्ध। इसमें क्या होता है, इसमें करिकाल ने 9 राजाओं को पराजित किया था। देखो 11 राजाओं को किसमें पराजित किया था, बेणी के युद्ध में। बेणी कहाँ है, तंजौर के निकट है। और इस युद्ध में जो अपोजिट साइड थी, उसमें कौन प्रमुख राजा था, बेलिर नामक राजा था, ठीक है। और
वाहे परंदलई, इसमें क्या किया, 9 राजाओं को पराजित किया था। और करिकाल ने चेर शासक थे पेरुंजेरल, पेरुंजेरल पेरुंजेरल को भी पराजित किया था। पेरुंजेरल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। करिकाल ने उद्योग धंधे तथा कृषि को प्रोत्साहन दिया था। करिकाल काफ़ी महान शासक हुआ था चोलों का, तो आप देख सकते हैं इसने और क्या किया था। देखो, उद्योग धंधे कृषि को प्रोत्साहन दिया था, सिंचाई के लिए इसने तालाब भी खुदवाए थे। करिकाल की संगीत में रुचि थी और ये 7 स्वरों का ज्ञाता था, तो संगीतज्ञ भी था करिकाल, और वैदिक धर्म का अनुयायी था ये, ठीक है। करिकाल ने एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी। ये पट्टिन पल्ले जिसने लिखा था, अब आपको ध्यान रखना है, पट्टिन पल्ले करिकाल के बारे में जानकारी मिलती है पट्टिन पल्ले से। पट्टिन पल्ले का रचयिता जो था उसको 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी करिकाल ने। और करिकाल के बाद में जो शासक बने उसका नाम था तोडईमान इलंदियान, तोडईमान इलंदियान, तोडईमान इलंदियान। इसने कांची से शासन किया और इसके 4 गीत संगम साहित्य में है ना, 4 गीत इसके संगम साहित्य में है। किसके, तोडईमान इलंदियान, तोडईमान, तोडईमान इलंदियान, तोडईमान इलंदियान। नाम कुछ ऐसे हैं ना कि आपको 3-4 बार बोलने पड़ेंगे तभी याद रहेंगे। तोडईमान इलंदियान, तोडईमान इलंदियान। अगला, पेरुनर किल्ली, पेरुनर किल्ली नामक एक चोल राजा ने राजसूय यज्ञ किया था। तो पेरुनर किल्ली, पेरुनर किल्ली क्या नाम है, पेरुनर किल्ली क्या किया था, राजसूय यज्ञ किया था। ध्यान रखना, पेरुनर किल्ली ने क्या किया था, राजसूय यज्ञ किया था। और चोलों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो हम बात कर चुके हैं, कात्यायन का वार्तिक था, उसमें चोलों का उल्लेख किया गया था। संगम काल में चोल शासकों ने कुंभकोणम एक जगह है वहां पे क्या किया था, विशाल कोषागार की व्यवस्था की थी। काल में चोल कुंभकोणम में विशाल कोषागार की व्यवस्था भी की थी। तो इस तरीके से हमारा जो चोल है वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हमने जो अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि करिकाल ने किसको हराया था, चेर शासक पेरुंजेरल को। तो पेरुंजेरल जो था, इनके पिताजी कौन थे, आप ये बताइए मुझे, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं पेरुंजेरल के बारे में, हम लोग बात कर चुके हैं। पेरुंजेरल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, बताइए आप। चेर राजा था ना पेरुंजेरल, जेरल इनके आगे ही लगा हुआ था ना, चेर राजाओं के आगे जेरल लगता था, देखा होगा आपने। तो देखिए, पहला तो उदयनजेरल था चेरों में, दूसरा नेदुंजेरुल था, नेदुंजेरल के बाद में कौन बना था, पेरुंजेरल, ठीक है। तो पेरुंजेरल को पराजित किया था किसने, करिकाल ने, ध्यान रखना। और पेरुंजेरल ने भी किसको पराजित किया था, तगडोर धर्मपुर के शासक को परास्त किया था, ठीक है। कुट्टवन को क्या बोलते थे, हाथियों का स्वामी बोलते थे। कुछ चीज़ें हैं जो रिवीजन करवा रहा हूँ, वापस आ जाते हैं। 2 युद्ध ध्यान रखना है, बेणी का युद्ध और वाहे परंदलई का युद्ध। बेणी के युद्ध में 11 राजा थे और वाहे परंदल में कितने थे, 9 राजा थे। दोनों करिकाल के टाइम पे थे। इसमें प्रमुख बेलीर था। और आगे देखते हैं अब पांड्य राज्य के बारे में बात कर लेते हैं, पांड्य राज्य के बारे में जान लेते हैं। पांड्य राज्य सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व में थे, सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हो गए, ठीक है। इनकी राजधानी मदुरई। पांड्य राज्यों का सबसे पहले उल्लेख अगर कहीं किया गया है तो वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। पांड्य राज्यों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। और हम बात करते हैं अगर चोलों की, तो चोलों का सबसे पहले आया है कात्यायन के वार्तिक में, ठीक है। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह क्या है, मछली, है ना। तो क्या है, पांड्यों का प्रतीक चिन्ह क्या है, मछली, मछली को बोलते हैं कार्प। और इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, कोरकई या कोलची। प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, कोलची। राजधानियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। राजधानियाँ, आप लोगों से मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको बताना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हमने चेरों के बारे में पढ़ा था, तो चेरों की राजधानियाँ कौन कौन सी थी। चेरों की राजधानी, चेरों की हमने 2 राजधानी पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो तोंडी और एक वांजी।
तोंडी और वांजी। इसके बाद में एक राजधानी हमने और पढ़ी थी, वो आपको बताना है कौन सी थी। फिर हम देखते हैं चोलों की। तो चोलों की पहली राजधानी कौन सी थी? उसके बाद हमने दो राजधानियां पढ़ी थी, एक तो उरेयूर और उसके बाद में तंजौर। ठीक है, चेर हो गया, चोल हो गया, अब हम पांड्यों पे आ गए। तो पांड्य की राजधानी कौन सी हो गई? पहले तो हो गई हमारी कौन सी? कोरकई, और फिर हो जाती है मदुरई। कोरकई और मदुरई। तो बताइए, चेरों की हमने दो राजधानियां पढ़ ली है, तीसरी कौन सी थी? तोंडी, वांजी, और कौन सी राजधानी थी? चोलों के बारे में पढ़ चुके हैं, उरेयूर थी, तंजौर थी, एक बच गई है वो बतानी है। और पांड्यों की दो पढ़ चुके हैं हम लोग, कोरकई और मदुरई। ठीक है, अब इनको आपको बताना है यहाँ पे कमेंट करके कि ये तीनों राजधानियाँ कौन कौन सी थी। आगे बढ़ते हैं। कोरकई। कोरकई कहाँ पे है? ताम्रपर्णी नदी पर है और मदुरई वेगई नदी पे है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि जो कोरकई है, पांड्य की जो राजधानी थी कोरकई, वो कौन सी नदी के किनारे है, और मदुरई ये कौन सी नदी के किनारे? तो मदुरई तो हो गया वेगई नदी के किनारे, और कोरकई हो गया ताम्रपर्णी नदी के किनारे। वेगई नदी को क्या कहते हैं? पांड्यों की जीवन रेखा। अगर किसी नदी को बोला जाता है तो वो है वेगई या वेंगी, वेगई या वेंगी, विशेष रूप से ध्यान रखना है। पांड्य के बारे में मेगस्थनीज भी लिखता है, और मेगस्थनीज बताता है कि पांड्य जो थे कैसे थे? मात्र सत्तात्मक थे, और वहाँ पे एक स्त्री शासन करती थी। ये मेगस्थनीज कह के गया है, और पांड्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो पांड्य के बारे में इतनी बात जान ली हमने। अब आगे बढ़ते हैं। नेडियोन। नेडियोन ने क्या किया? समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई थी। नेडियोन नेडियोन ने क्या किया था? समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई थी, और पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया था, और पहरुली नदी को अस्तित्व भी प्रदान किया था। नेडियोन ने क्या किया था? समुद्र पूजा शुरू की थी और पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया था। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मधुकुमी। पहलसाई तो क्या थी? इसकी उपाधि थी। पलसाली क्या थी? इसकी उपाधि थी। पलसाली इसकी उपाधि थी, और महेश्वरी इसकी उपाधि थी। किसकी थी? मधुकुमी की। मधुकुमी था। फिर नेडियोन हो गया, मधुकुमी हो गया। मधुकुमी की दो उपाधि, पलसाले और महेश्वर। और अनेक वैदिक यज्ञ करवाए थे मधुकुमी ने। प्रथम ऐतिहासिक राजा कौन था इसका? मधुकुमी। और वेल विकुड़ी दान पत्र के अनुसार यहाँ पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था। वेल विकुड़ी दान पत्र है एक, उसमें हमें ये मिला है, वेल विकुड़ी में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेडुंजेलियन सबसे प्रसिद्ध था, नेडुंजेलियन, और तलैया लंगानम के युद्ध में विजय प्राप्त करी थी। तलैया लंगानम, तलैया लांग गया था, या तलैया लंगानम, तलैया लंगायम, तलैया लंगानम, तलैया लंगानम, तलैया लंगानम के युद्ध में नेडुंजेलियन जीत गया था। नेडुंजेलियन देखिए कवि था, कवियों का संरक्षक था। और नेडुंजेलियन के बारे में खास बात यह है कि अगस्टस के दरबार में अपना दूध भेजा था इसने। अगस्टस के दरबार में इसने अपना दूध भेजा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछा था कि जो शिल्पाधिकारम के नायक है कोवलन, तो कोवलन को मृत्युदंड देने वाला जो राजा था उसका नाम था नेडुंजेलियन। नेडुंजेलियन, ध्यान रखना, नेडुंजेलियन। नेडुंजेलियन ने जेल में किसको डाल दिया था? तो माधवन को। ठीक है, कोवलन को। मधुरे कांची नामक कविता में नेडुंजेलियन के शासन का विवरण मिलता है। मधुरे कांची नाम से एक कविता लिखी गई है। किसने लिखी है? भांगू दी मरुदनार ने एक कविता लिखी है, मधुरे कांची, और इसमें नेडुंजेलियन के शासन का विवरण मिलता है हमें। आगे देखिए आप, नल्लिव कोडन अंतिम जो
शासक था पांड्यों का? नल्लिवकोडन था, नल्लिवकोडन। नल्लिवकोडन अंतिम पांड्य शासक कौन? नल्लिवकोडन, नल्लिवकोडन, नल्लिवकोडन अंतिम पांड्य। अंतिम चेर शासक कौन? सरयू। सरयू कौन? अंतिम चेर शासक। अंतिम पांड्य शासक कौन? नल्लिवकोडन, नल्लिवकोडन, नल्लिवकोडन। पांड्य की प्रारंभिक राजधानी कोरकई। कोरकई क्यों फेमस? मोतियों के लिए। कोरकई कौन सी नदी के किनारे? ताम्रपर्णी नदी के किनारे। कोरकई, कोरकई ताम्रपति नदी के किनारे। पांड्यों की एक और राजधानी कौन सी थी? मदुरई। मदुरई कौन सी नदी के किनारे? वेगई। वेगई को क्या बोलते हैं? पांड्यों की जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक है। मदुरई कांची, मदुरई कांची में क्या है? नेडुजेलियन के शासन का वर्णन है। और भागुदी मरुदनार, भागुदी मरुदनार, मरुदनार, मरुदनार ने मदुरई कांची की रचना की थी, मरुदनार ने। भांगुदी मरुदनार, भांगुदी मरुदनार। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कालाब्रो के बारे में। कालाब्रो का विद्रोह। वैसे हम पांड्यों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और अब बात करते हैं कालाब्रो का विद्रोह और हुआ था संगम काल में। ये काफ़ी फेमस है। ये कब हुआ था? 6ठी सदी में हुआ था। ठीक है। 6ठी सदी में क्या हुआ? दक्षिण भारत में कालाब्रो के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। कालाब्रो ने, देखो कितना खतरनाक विद्रोह था, इन्होंने चेर, चोल और पांड्यों को बंदी बना लिया। कालाब्रो को दुष्ट शासक भी कहा जाता है। और कालाब्रो ने क्या किया? ब्राह्मणों को जो ब्रह्मदेव अधिकार मिले थे उनको समाप्त कर दिया। और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अनुयायी माना जाता है इनको, मतलब कि कालाब्रो जो है इनको। और क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया था? संरक्षण दिया था। अब देखते हैं कालाब्र विद्रोह को पांड्यों, पल्लवों और वातापी के चालुक्यों के सम्मिलित प्रयास से ही दबाया जा सका। यह कालाब्र विद्रोह दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था और ये कैसा था? जनजातीय स्वरूप का विद्रोह था। तो कालाब्रो का विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कालाब्रो का विद्रोह कब था? संगम एज में। और चेर, चोल, पांड्य तीनों को बंदी बना लिया था इसने। बाद में पांड्य, चालुक्य और पल्लवों ने मिलकर के कालाब्रो जो थे उनसे मुक्ति दिलवाई थी। ठीक है। और ये मतलब ब्राह्मणों को जो ब्रह्मदेव गांव दान में दिए थे उन्हें वापस ले लिए। बौद्ध धर्म को मानते थे ये। तो ठीक है। तो इस तरीके से कालाब्रो का विद्रोह। अब आगे इसके बाद एक छोटा सा और हमारा चैप्टर होगा जिसमें हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, है ना। तो बने रहिए। संगम काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग देख चुके थे कि संगम काल जो है उसमें मुख्य रूप से 3 राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य। और पांड्यों के संरक्षण में हुआ था। लेकिन अगर साहित्य में सबसे ज़्यादा चर्चा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लिखा गया है वो चेरों के बारे में लिखा गया है। तो देख लेते हैं। चेर राज्य दक्षिण पश्चिम में था ये। संगम साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वंश अगर कोई है, सबसे प्राचीन वंश था वो कौन था? चेर वंश। और सबसे ज़्यादा उल्लेख भी इसका ही हुआ है। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष। चेर जो थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। और इनकी राजधानी थी वांजी, ये कुरूर। एवं दूसरी राजधानी इनकी जो थी वो थी तोंडी। तो 2 राजधानी हो गई।